जब भी कभी मुश्किल आती है तो हमें अपने पीछे अपने परिवार को देखना चाहिए कि वो कितनी मुश्किलों से मुझको यहाँ तक लेकर आए हैं कि हम मुश्किलों का सामना करने लायक हो गए हैं। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। कैसे हैं आप लोग, बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खूब सारा आनंद सर्दियों का उठा रहे होंगे। आलू खाइए, गंजी खाइए, भूज भूज के मटर खाइए। ये सीजन है, सीजन में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको गर्म रखती हैं, आपको उपयोग करना चाहिए। अगर आग में भून के खा सकते हैं तो बेस्ट एंड बेस्ट है। अगर नहीं खा सकते कोई बात नहीं, बॉयल करके खाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है और इसमें कैलोरीज होती हैं, इसमें फैट्स होते हैं, तो ये आपको ऊर्जावान रखते हैं। हाँ, ध्यान ये रखिएगा कि इसको 2 बजे से पहले खा लीजिए ताकि शरीर में फैट ना बने, आप मोटे ना हो, ठीक है, वरना स्वास्थ्य के साथ साथ शरीर भी गड़बड़ा जाएगी। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस है 24, 23 हो चुका है, आज 24 है। आज हम लोग 24 पढ़ेंगे। कहीं भी कोई भी समस्या आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कर दिया कीजिए कमेंट। और अगर आपको कोई क्वेश्चन फंसते हैं, आप पूछना चाहते हैं, आप उसका आंसर चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर ऐड हो जाइए और आप मेरे व्हाट्सएप पर ऐड हो जाएंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन मुझे आप दे सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगी। उसके बाद आप टेलीग्राम पर ऐड हो जाए कीजिए, वहाँ पर मैं क्वेश्चंस डेली डालती हूँ, 15 20 15 10 ऐसे क्वेश्चन मैं डालती रहती हूँ, उसको भी जाकर सॉल्व किया कीजिए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप जाकर वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। परीक्षा की तैयारी करते रहिए, परीक्षा आपकी आ जाएगी, कभी भी आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो इस समय में तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर सफल होंगे, जो इस समय में आराम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने होंगे तो लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, यूथ प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने जो है 23 किया था। 23 में हम लोगों ने जो है हमारा चैप्टर था उपचारात्मक पोषण। उपचारात्मक पोषण का हम लोगों ने 70 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम लोग करेंगे 71 क्वेश्चन से, ठीक है। 71 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका मतलब 71 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं इसलिए टाइम लगता है, इसलिए कम क्वेश्चन करवा पाते हैं, तो इसलिए इसको माइंड मत कीजिएगा। चलिए, सूची 1 में दिए गए हार्मोन्स का मिलान सूची 2 में दिए गए रोगों से करना है। इंसुलिन, TSH, रेनिन, एजिओटेसिन या कॉर्टिसोल, ग्वाइटर, हाइपरटेंशन, कुशिंग सिंड्रोम और डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ मतलब होता है आपका क्या, शुगर, ठीक है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो जब भी कभी आपको क्या हो जाता है, इंसुलिन अगर आपका कम हो जाता है तो आपको क्या हो जाता है, आपको हो जाता है डायबिटीज़। जब भी आपका इंसुलिन कम हो जाता है तो आपको क्या होता है, आपको होता है डायबिटीज़, ठीक है। क्या हो जाता है, डायबिटीज़। TSH जब आपका जो है ऊपर नीचे होता है तो आपको क्या होता है, हाइपर टेंशन। जब TSH ऊपर नीचे होता है तो आपको क्या होता है, हाइपर टेंशन, ठीक है। उसके बाद में आपका हो जाता है रेनिन। रेनिन हो जाता है रेनिन एंटियोटेंसिन जो होता है वो आपका उसके मतलब वो जब कम या ज़्यादा होता है, ऊपर नीचे होता है, तो उसके बाद में आपका आ जाता है रेनिन एंटियोटेंसिन। जो रेनिन एंटियोटेंसिन है ये एक हार्मोन है जो आपके ब्लड प्रेशर को प्रभाव डालता है, ब्लड प्रेशर को जो है नियमित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, आपके पास बुक होगी तो आप ऑप्शन को सही करिए। ग्वाइटर को ख़त्म करके मतलब काट के आप लिखेंगे रक्तचाप, और इसके लिए ये सही है, इसीलिए आंसर भी इसका नहीं दिया गया कि क्वेश्चन ही इन्होंने गलत छाप दिया या गलत है, भगवान जाने। तो इसका आंसर आ जाएगा रक्तचाप। और कॉर्टिसोल जो चला जाएगा वो कुशिंग सिंड्रोम में चला जाएगा, ठीक है। कॉर्टिसोल कुशिंग सिंड्रोम में चला जाएगा। तो आपका आ जाता है, आपका ऑप्शन दूसरा है, चौथा है, ठीक है। 1 मिनट, चौथा है, फिर उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, दूसरा है, चौथा दूसरा का ये है, चौथा है, दूसरा है, और यहाँ पर आपका
सब उल्टा पुल्टा दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सब क्या रखा दे रखा है, उल्टा पुल्टा दे रखा हुआ है। चौथा होना चाहिए, फिर दूसरा होना चाहिए, चौथा DSH। एक मिनट, ये थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब लग रहा है मुझे क्वेश्चन। चलिए इसको फिर से मिलाते हैं, ये आंसर बिल्कुल गलत है उसका। चलिए हम लोग इसको अपने से मिलाते हैं, मैं बताऊंगी, आप लोग मिलाएंगे, ठीक है। चलिए इंसुलिन कहाँ चला जाएगा आपका, इंसुलिन चला जाएगा डायबिटीज़ पर। इंसुलिन कहाँ चला जाएगा डायबिटीज़ पर, ठीक है। उसके बाद में TSH आपका पता है कि ये थायराइड ग्रंथि है, तो यानी कि ये चला जाएगा ग्वाइटर पर, ठीक है। और रेनिन एंटियोसिन मैंने बताया अभी को आपको, हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप पे चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कॉर्टिसोल चला जाएगा कुशिंग सिंड्रोम पर, ठीक है। आपका आ जाएगा चौथा, पहला, दूसरा और जो है तीसरा। चौथा, पहला, दूसरा एंड तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। ये देखिए इसका आंसर बिल्कुल भी, ये आंसर गलत है। इंसुलिन डायबिटीज एक ये सही, बट TSH हाइपरटेंशन पे लगा दिए, कॉर्टिसोल कुशिंग सिंड्रोम पे, और वो तीसरे नंबर वाला इस पे लगाया नहीं, तो इसलिए ये बिल्कुल क्वेश्चन से एकदम गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह मधुमेह के चलिए मधुमेह के लक्षणों को बीमारी के बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। आइए हम लोग उसको लिखते हैं। मधुमेह के लक्षणों को बीमारी क्रम में, निर्जलीकरण, ग्लाइकोसूरिया, बहुमूत्रता, कीटोसिस, रक्त शर्करा बढ़ना, मधुमेह, बेहोशी। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपके ब्लड में क्या होता है, ब्लड में आपके सबसे पहले रक्त में शर्करा बढ़ जाती है। ब्लड में क्या बढ़ जाता है, सबसे पहले शुगर बढ़ जाती है। उसके बाद में ग्लाइकोसूरिया उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं हम लोग उसको। उसके बाद में क्या हो जाता है, अब ग्लाइकोसूरिया होगा तो बार बार पेशाब लगता है, यानी यूरिन आता है बार बार, ठीक है। इसके बाद में अब जब बार बार यूरिन आता है तो पानी कम होता है, निर्जलीकरण होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद में आपको कीटोसिस होने लगेगा, यानी कि वीकनेस आने लगेगी, क्योंकि आपके आयरन वो आपके शुगर भी शरीर से निकल जा रहा है, और आपके जो है जो एनर्जी है वो भी बाहर निकल जा रही है, तो आपको क्या आ जाएगा, उसके बाद होने लगेगा कीटोसिस। और इसके बाद जो है आप बेहोश हो जाएंगे, जब वीकनेस आ जाएगी बिल्कुल शरीर में, तो क्या हो जाएगा, EBCAD। EBCAD यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि क्वेश्चन 73वां है। एक मिनट, ये तो वही हो गया। चलिए नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है 75 नंबर का है कि टाइप 2 मधुमेह के आहार में शक्कर की जगह क्लिष्ट मतलब जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसको मीठा दे सके, ठीक है। मतलब उसके ऊपर, मतलब जो आपने चीनी छोड़ी तो उसके बदले में उसको दिया जाए। तो मधुमेह के आहार में शक्कर की जगह पिष्ट पदार्थ देना चाहिए, मतलब जो उसी से कुछ मिलता जुलता पदार्थ हो, लेकिन मीठा ना हो, उसको शुगर ना हो उसके शरीर में जाए, देना चाहिए। ए था। आर आटे, जौ, फल, फलियों में पाए जाने वाले घुलनशील रेशा पदार्थ खाली पेट रक्त शर्करा तथा ग्लाइकोसूरिया कम करते हैं। क्या बोला जा रहा है, आटे, जौ, फल तथा फलियां जो पाए जाने वाले घुलनशील रेशा पदार्थ हैं, मतलब कि वो खाने पे वो मिल जाते, घुल जाते, पच जाते हैं, खाली पेट अगर खाया जाए वो तो रक्त शर्करा को, ग्लाइकोसूरिया को कम करते हैं। तो पहला तो ये सही है कि मधुमेह में सामने से चीनी नहीं देना चाहिए उनको। आप फल दे सकते हो जो हल्का सा मीठा हो, आप दूध दे सकते हो जो दूध में थोड़ी सी मिठास आती है, ये सब आप दे सकते हो उनको, ठीक है। इसके बाद में आप आटा, जौ, फल, फलियाँ ये सब खाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है, सही बात है, आपको उससे शुगर भी मिल जाता है, मीठा भी मिल जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप खाली पेट खाओ तभी मिले, आप दिन भर में कभी भी खाओगे तो ही मिलेगा। इसलिए क्या है कि ए आपका पूर्ण रूप से सही है और आर आंशिक सही है, ठीक है। आंशिक मतलब थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखें। अनियंत्रित मधुमेह रोग के उपापचय परिवर्तन को सही क्रम में लगाना है। अभी को मुझसे किसी ने पूछा था उपापचय और चयापचय क्या होता है, किसी ने मुझसे पूछा था कि उपापचय और चयापचय क्या होता है।
तो मैंने उसको आंसर भी अपने ग्रुप पर दिया हुआ है, इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं फैलाऊंगी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। उपापचय मतलब होता है जो अंदर की क्रियाएं होती हैं, शरीर के अंदर की क्रियाएं होती हैं वो उपापचय होती हैं। और चयापचय आपके मेटाबॉलिक चीज़ें होती हैं, रेट होता है आपका कि आपने कोई चीज़ खाया वो हजम हो गया तो वो आपकी चयापचय होती है। मैंने उनको आंसर किया है, वो आंसर जो है अपना देखेंगे, अगर आप लोग बताएंगे तो मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अनियंत्रित मधुमेह रोग चयापचय परिवर्तन को सही क्रम में लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर चयापचय का मतलब मैं बता दूं आपको, यहाँ पर समझ में आ गया कि आपको मधुमेह है और आपने जो अंदर आपकी चीज़ें जा रही हैं उसकी जो अंदर की जो समस्याएं हो रही हैं उसका क्या होगा। ठीक है, तो क्या है, अनियंत्रित मधुमेह रोग के उपापचय परिवर्तन को सही क्रम में लगाना है। पहला है निर्जलीकरण, फिर ग्लाइकोसूरिया, फिर मधुरुधिरता, फिर रक्त शर्करा बढ़ना, फिर अल्प रक्तदाब, फिर बेहोशी। अभी को हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ब्लड में क्या होता है, आपके रक्त शर्करा बढ़ जाती है। पहले रक्त जो है शर्करा आपकी बढ़ जाती है, रक्त में शुगर आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, रक्त में शुगर बढ़ जाता है। उसके बाद में क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, क्योंकि शुगर बढ़ जाता है इसलिए क्या हो जाता है, ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या होता है, निर्जलीकरण हो जाता है, क्योंकि तब आप बार बार जाते हो बाथरूम, और बाथरूम जाने के बाद में क्या होता है, आपको जो है निर्जलीकरण होता है। ठीक है, यहाँ पर बाथरूम वाला मतलब यूरिन वाला नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा क्या कि आपको जो है इसमें कहाँ गया वो, हाँ, निर्जलीकरण हो जाता है ये। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद में निर्जलीकरण हो गया। अब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो सकता है या बढ़ सकता है। ठीक है, तो अल्प रक्तचाप हो जाएगा, रक्तदाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मूत्र रुधिरता, अब रुधिर आएगा, मतलब कि अब आपकी यूरिन जब आएगी तो वो थोड़ी रेड होगी, क्योंकि उसमें ब्लड भी आने लगेगा कुछ हद तक। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ हद तक आपके ब्लड भी आने लगेगा। ठीक है, उसके बाद में आपके क्या हो जाएगा, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, फिर आपको आ जाएगी बेहोशी होने लगेगी। ठीक है, फिर आपको क्या हो जाएगा, फिर आपको बेहोशी होने लगेगी। आपका क्या सही हो गया, आपका सही हो गया सबसे पहले 4 हो गया, 4 के बाद 2 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सूची 1 में बीमारियों को सूची 2 के अंग के साथ मिलाना है। कहने का मतलब कौन सी बीमारी आपके सूची 2 में आती है जो आपके 1 में है और 2 में होती है। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है उससे। ठीक है, मधुमेह, हेपेटाइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और कोलीथिएसिस। ठीक है, तो इसको आपको बुलाना है, गुर्दा है, गाल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, जिगर है, जिगर मतलब किडनी आपका है। ठीक है, तो मधुमेह से क्या आपका जो है होता है, इफेक्ट क्या पड़ता है, वो आपका इफेक्ट होता है क्या, आपका मधुमेह से होता है पैनक्रियाज। क्या होता है आपका, पैनक्रियाज। हेपेटाइटिस से आप सबको पता है कि हेपेटाइटिस से आपका संबंधित हो जाता है जिगर, हेपेटाइटिस से आपका जिगर, तो हेपेटाइटिस से कहाँ चला जाएगा, जिगर। जिगर मतलब आपका हो गया लीवर, जिगर का मतलब क्या हो जाता है, लीवर हो जाता है। ठीक है, जिगर मतलब लीवर, हेपेटाइटिस लीवर पे चला गया। जब आपको पीलिया होता है किसी को भी तो क्या उसका जो है इफेक्ट पड़ता है, उसके लीवर पे ही उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपका गुर्दे पे जाता है, क्योंकि नेफ्रॉन इसकी कोशिका उसकी किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, और उसके बाद में कोलीथिएसिस चला जाता है गाल ब्लैडर पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है क्योंकि ये बुक में ही धुंधला है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, मधुमेह चला जाएगा कहाँ पर, आपका पैनक्रियाज यानी तीसरे पर, और इसके बाद चौथा। ठीक है, तीसरा चौथा यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, नोक्टयूरिया लक्षण मधुमेह रोग के मरीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और नोक्टयूरिया लक्षण मधुमेह रोग में पाए जाते हैं। मधुमेह रोगी में इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिससे ग्लाइकोज यूरिया कहा जाता है। तो आपका क्या होगा, आपका पहला कथन क्या है, पॉलीयूरिया। तो आपको मैं बताऊं कि
आपका पॉलीयूरिया सही है। पॉलीयूरिया मधुमेह में होता है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया मतलब बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। पॉलीडिप्सिया बार बार प्यास लगता है। लेकिन जो नोक्ड यूरिया होता है ना, ये नोक्ड यूरिया जो दिया, तो नोक्ड यूरिया लोग रात में बार बार बाथरूम लगता है, खासकर ये वृद्धावस्था में ज़्यादा लगता है नोक्ड यूरिया। ठीक है, तो ये वृद्धावस्था में आपको फील होता। तो क्या हो गया, पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया तो सही है, लेकिन ये आपका नहीं सही है। तो पहला आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ए। इसके बाद मधुमेह रोग में इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिससे ग्लाइकोज यूरिया हो जाता है। ये सही है। तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ए सही है, परंतु आर आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ए आपका सॉरी ए आपका गलत है और आर सही है। ठीक है, ए आपका गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि नोक्ड यूरिया है। नोक्ड यूरिया क्यों होता है, समझ गए आप लोग। नोक्ड यूरिया वो है कि रात में पेशाब लगता है, और ये खासकर वृद्धावस्था में होता है। 2 बार से 3 बार अगर उठना पड़े तो नोक्ड यूरिया उसको माना जाता है वृद्धावस्था में। और नहीं तो बहुत बीमारियां हो जाती हैं, बाथरूम लगती रहती है, लेकिन इसमें नोक्ड यूरिया में यही होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ए गलत है, आर सही, आर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आईडीडीएम के मरीज के आहार में कार्बोज की पूरी तरह से रोकना चाहिए। आईडीडीएम मैंने आप लोग से पूछा था उस दिन, और सिर्फ 2-3 लोगों ने बताया। एक नम्रता जी ने बताया था, एक रीना जी ने शायद मुझे बताया था आईडीडीएम। तो एक ही 2 लोगों ने बताया था और मुझे किसी ने नहीं बताया था। ठीक है, नम्रता जी ने बताया था और नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और एक लोग ने किसी ने बताया था बस। ठीक है, तो आप लोग बताया कि जी आप लोगों को कोई, देखिए अगर आप लोग बताते हो कुछ ना, तो अगर वो गलत होता है तो उसको सही कर दिया जाता है, तो दिमाग में हो जाता है कि हाँ मैंने गलत बताया था, सही हुआ था। और अगर सही रहता है तो अगर ये बोल दिया जाए कि हाँ आपने सही बताया था, तो भी दिमाग में होता है कि हाँ रिप्लाई आया था, मैंने सही बताया था, वो दिमाग में फिक्स हो जाता है। तो आईडीडीएम का आज दोबारा से सब लोग फुल फॉर्म बताएंगे मुझे नीचे कमेंट में। आईडीडीएम मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह कब्ज का कारण बनता है, या कीटोसिस का कारण बनता है, या जो है संतुष्टि का अनुभव नहीं होता है, या पूरी तरह से ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो आईडीडीएम मरीज के कार्बोज को पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये भोजन कर लेते हैं और भोजन करने के बाद इनको वो फील नहीं आती कि मेरा पेट भर गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 माह के बच्चों के लिए प्रोटीन का उपयुक्त आहारीय हिस्सा क्या है। 2006 यानी कि इसका आरडीए 2000 सन का लगेगा। ठीक है, 1 ग्राम किलो शरीर का वजन, 1.5 ग्राम प्रति किलो, या 1.25 ग्राम, या 2.5 ग्राम किलो शरीर का वजन। तो आप सब लोग मुझे ये बताएंगे कि अभी 2020 के आरडीए में जो है 0 से 6 माह के बच्चों के लिए प्रोटीन का क्या आहार तय किया गया है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। फिलहाल इसका जो है, इसका आपका है 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पुराने व संगीन गुर्दा रोग के मरीज को निम्न प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए। अधिक प्रोटीन, गुर्दा मतलब क्या होता है आपका, गुर्दा मतलब होता है किडनी। अधिक प्रोटीन युक्त, कम प्रोटीन युक्त, अधिक कार्बोज युक्त, कम कार्बोज युक्त व अधिक कैलोरी युक्त। आपको कौन सा आहार जो है मरीज को मतलब दिया जाना चाहिए, गुर्दा के मरीज को। तो प्रोटीन युक्त आहार कम देना चाहिए, क्योंकि फिर वो हजम नहीं कर पाता ना प्रोटीन युक्त आहार। भाई इसकी किडनी खराब हो रही है, जिसका मतलब कि आपकी लीवर खराब हो रहा है, उसको तो वैसे भी मैदा सैदा जो है मना किया जाता है, साथ साथ में उसको प्रोटीन, चना फना ये वाली चीज़ें कम कर दी जाती हैं, ताकि उसका हाजमा सही हो सके। जब हाजमा सही हो जाएगा, उसके थोड़ा सा मतलब वो सर्वाइव करने की स्थिति में आ जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा फिर वो लेने खाने लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही चला जाएगा कि आपको कम प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ निम्न से किन रोगियों को नहीं देने चाहिए। बेकिंग मतलब आपको पता है बेक क्या होता है, आपको माइक्रोवेव या जो है आपके उसमें ओटीजी में या आपका तंदूर में है वो बेक किया जाता है। ठीक है, आप ऑयल वगैरह आगे पूरा बना लेंगे, उसके बाद उसके किनारे किनारे लगा देंगे, फिर आग में डाल देंगे और आग में वो पक जाएगा, उसको बेक कहते हैं। जैसे केक बेकिंग प्रक्रिया से बनता है। ठीक है, आप पूरा केक बना देते हैं, उसके बाद उसको माइक्रोवेव या अवन में डाल देते हैं और आपका केक तैयार हो जाता है, वो बेकिंग प्रक्रिया है। तो बेकिंग प्रक्रिया जो होती है उससे किन रोगियों को नहीं देना चाहिए, क्या नेफ्राइटिस में, मधुमेह में, अनीमिया में, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जो बेकिंग द्वारा बनाया गया भोज्य पदार्थ होता है वो मधुमेह रोगियों को नहीं देना चाहिए। मधुमेह रोगियों को इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि मधुमेह रोगियों को उच्च प्रोटीन युक्त और कम कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। तो ज़्यादा जब प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए, और बेकिंग प्रक्रिया में कैलोरी ज़्यादा रहती है, प्रोटीन कम रहती है। केक में क्या होता है, क्या केक में प्रोटीन होता है? वही जो दूध से फेंट दिए थोड़ा बहुत, वही प्रोटीन हो गया, नहीं तो आपका सारा का सारा कार्ब भी उसमें भरा होता है। एक तो मीठा दबा दबा के डालते हैं, फिर ऑयल उसमें दबा के डालते हैं, उसके बाद में चॉकलेट में मीठा है, उसके जो है जो आपने उसकी फिनिशिंग की है उसमें मीठा है, जो आपने डेकोरेट क्रीम से किया है उसमें मीठा है। तो इसलिए आपके जो मधुमेह रोगी मरीज होते हैं उनको केक वगैरह बेकिंग वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अब बेकिंग वाली चीज़ें क्या होती हैं? आपकी बेकिंग वाली चीज़ आलू हो गई, नहीं देनी चाहिए, गंजी हो गई, नहीं देनी चाहिए, यही सारी चीज़ तो बेक की जाती हैं। अभी क्या आप क्या सोच रहे हो, अनार थोड़ी बेक कर दोगे, उसमें आप सेब थोड़ी बेक कर दोगे। अब जो बेकिंग वाली चीज़ें यही चीज़ में पोटेशियम होता है वही बेकिंग की जाती है, ठीक है, और वो आपको मधुमेह रोगी को नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुमेह के रोगी को इनमें से कौन सा आहार देना चाहिए? निम्न कैलोरी तथा सामान्य प्रोटीन, उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन, निम्न कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन, उच्च रेशे तथा उच्च प्रोटीन। तो मधुमेह रोगियों को क्या देना चाहिए? मधुमेह रोगियों को कैलोरी मतलब ताकत ज़्यादा देनी चाहिए उनको, और प्रोटीन उनको क्या देनी चाहिए? 1 मिनट, इनको निम्न कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन देना चाहिए, ठीक है। मधुमेह रोगियों को क्या देना चाहिए? निम्न कैलोरी तथा उच्च प्रोटीन देना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मधुमेह, अच्छा ये हो गया ना उच्च कैलोरी वाला, ये हो गया। इसका ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा, बुक में गलत दिया हुआ है। अचार और सॉस, अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनकी शिकायत है पेलेग्रा, एनीमिया, कम रक्तचाप, अति तनाव। अब आपको पेलेग्रा में अचार से कोई समस्या नहीं, एनीमिया से भी अचार में कोई समस्या नहीं, रक्तचाप से, एनीमिया में, कम रक्तचाप से नहीं समस्या, अति तनाव। अब अति तनाव से ही क्या हो जाता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। जब भी आपको मानसिक समस्या आती है तो आपके क्या होते हैं? रक्तचाप बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उनको पानी पिलाना चाहिए, आप उनको जो है मतलब ऐसी एनर्जी वाली चीज़ें दीजिए, उनको नमक नहीं दीजिए, नमक से उनको और रक्तचाप बढ़ सकता है, हार्ट अटैक होने की समस्या हो सकती है। तो क्या हो जाए, जब अधिक तनाव आ जाएगा व्यक्ति के अंदर, तब उसको अचार और सॉस जैसी चीज़ें जिसमें नमक ज़्यादा हो या अत्यधिक चीनी हो उसको नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अच्छे से रक्त शर्करा का नियंत्रण न होने पर सामान्य लक्षण है। अच्छे से रक्त शर्करा मतलब जो आपकी खून में जो शर्करा है आपकी वो नियंत्रित नहीं है अच्छे से, तो आपको कौन से लक्षण है? प्यास लगना व बारंबार मूत्र त्याग करना, बारंबार मूत्र त्याग और सुस्ती आना, प्यास लगना व सुस्ती आना, प्यास लगना बारंबार, मूत्र एवं सुस्ती। तो आपको प्यास लगेगी क्योंकि आपको शुगर हो चुका है, आपको बार बार सुसु आएगी क्योंकि आपको शुगर हो चुका है, बार बार मूत्र त्याग होगी और सुस्ती होगा, आप सही बात है, प्यास लगेगा और सुस्ती होगा, सही बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ ही होंगी, प्यास भी लगेगी, मूत्र भी होगा, सुस्ती भी होगी, और साथ ही साथ आदमी दुबला होता है, दुबला होता है तो वीकनेस होती है, वीकनेस होती है तो उसको सुस्ती आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी रोग कहा जाता है किसको? पीलिया को, टाइफाइड को, डायबिटीज को और हिस्टीरिया को। तो आपको पता है डायबिटीज को चीनी रोग कहा जाता है, हिस्टीरिया आपकी एक सेक्सुअल बीमारी है, मतलब कि किसी के जब वो हार्मोन्स उसके विपरीत जो है तैयार हो जाते हैं और उसको जो है मतलब मेल करने को नहीं मिलता पुरुष महिला का, तो खासकर महिलाओं को ये समस्या हो जाती है। पीलिया आपको पता ही है जॉन्डिस है जो आपकी लीवर को इफेक्ट करती है, और टाइफाइड आपको पता है कि आपकी टाइफाइड भी जो है समस्या करती है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हेपोटिक कोमा निम्न प्रकार के आहार में दिया जाता है। हेपोटिक कोमा में निम्न प्रकार का आहार दिया जाता है, हेपोटिक कोमा में निम्न प्रकार का आहार दिया जाता है। अब हेपेटिक कोमा क्या होता है? तो हेपेटिक कोमा जो आपका होता है ये जो है क्या है कि यहाँ एक नाड़ी संबंधी रोग है, आपके नाड़ी संबंधी। इस प्रकार की बीमारी में रोगी को अधिक प्रोटीन और कैलोरी युक्त भोजन देना पड़ता है। इसके जो है कारण क्या होते हैं कि जो आपका मतलब जो किडनी होता है उस किडनी में समस्या
आ सकती है, ठीक है। किडनी में आपके समस्या, लीवर में आपके समस्या आ सकती है। और इसका कारण क्या होता है कि आपके यकृत सिरोसिस हो जाए, या आपने अत्यधिक जो है शराब वगैरह, सिगरेट वगैरह ये सब लेना चालू कर दिया हो, कुछ ऐसे पदार्थ खा लिए हों जो आपके जो है आपके स्लो पॉइजन टाइप के हो गए हों, आपको जो पॉइजनस हो, खाने योग्य ना हो, ठीक है, ये सब। अब ये अगर हो जाता है आपको क्या, अगर आपको हेपेटिक कोमा हो जाता है तो इसमें आलस आता है, थकान आता है, हाथ पैर में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है और शरीर में कंपन आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आहार कैसा देना चाहिए, इसमें देखिए नीचे वो आपका कट गया है, लेकिन इसमें क्या देना चाहिए, इसमें अधिक प्रोटीन देना चाहिए और आपका अधिक कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। मैं इसको नीचे मेंशन करूँगी, यहाँ पर मैं लिख दूँगी, अधिक प्रोटीन देना चाहिए और जो है अधिक क्या देना चाहिए आपको, प्रोटीन और कैलोरी दोनों अधिक देना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन और कैलोरी दोनों अधिक इसको देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंसुलिन हार्मोन से क्या होता है, रक्त शर्करा बढ़ती है, रक्त शर्करा घटती है, रक्त शर्करा बनती है और रक्त शर्करा क्या होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो जब इंसुलिन आपके ब्लड में शुगर बहुत अधिक हो जाता है और जब आदमी को शुगर, मधुमेह हो जाता है और ब्लड में शुगर घुलने लगता है, तब बड़ी समस्या होती है। उसी के लिए इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। जब आदमी डायबिटिक के सेकेंड स्टेज पर पहुँचता है, सेकेंड स्टेज पर पहुँचने के साथ फिर उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगने लगता है। अब डॉक्टर सलाह देते हैं कि कितने दिन पर लगना है, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, वो डॉक्टर सलाह देते हैं, ठीक है। तो जब आपके ब्लड में रक्त शर्करा बढ़ जाती है तो उसको घटाने के लिए क्या किया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। किसको, रक्त शर्करा को घटाने के लिए क्या किया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन आपके जो है जिसको भी हुआ रहता है उसको दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में पेट के छाले यानी कि अल्सर होने पर इनका कम सेवन करना चाहिए। अब पेट का छाला हो गया, मान लीजिए आपका कोई भी जगह, आप एक बाहरी आवरण में समझिए आपके पैर, आपका हाथ खाना बनाते समय जल गया है। अब जल गया है तो उस पर क्या नहीं लगाना चाहिए, क्या आप उस पर साबुन से धुल सकते हो, आपको क्या उस पर आप चोकर से रगड़ सकते हो, क्या आप उसको बालू से रगड़ सकते हो, आप क्या कर सकते हो, उसको आप हल्के ठंडे पानी से धुल सकते हो, उस पर हल्का सा क्रीम लगा सकते हो, यही कर सकते हो, जल गया हुआ है। तो उससे बताइए क्या है, मिर्च मसाले, अगर आप मिर्च मसाला दोगे तो आप सोच लो आपका हाथ जल गया है, आप क्या उस पर वो साबुन लगाओगे, अब मिर्च मसाला वही हाल हो गया। मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं देना चाहिए आपको। रेशेदार भोजन, अब रेशेदार भोजन मतलब वही हो गया कि आपका हाथ जल गया, उस पर आप बालू रगड़ लो, यानी कि बिल्कुल नहीं। ऊपर के दोनों तो बिल्कुल नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से आपके जो भी अल्सर होने पर किसका कम सेवन करना चाहिए, मिर्च मसालों का भी सेवन कम करना चाहिए, रेशेदार भोजन का भी सेवन कम करना चाहिए, यानी कि उपरोक्त दोनों बिल्कुल सही। यहाँ पर लिखना चाहिए था कि इनका सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितनी, 50 से 100%, 5 से 10%, 15 से 20%, इनमें से कोई नहीं। तो लंबी अवधि में जब बुखार होता है तो उसको ऊर्जा अत्यधिक चाहिए क्योंकि बहुत अधिक चक्कर आता है। मैं जब भी मतलब तबीयत खराब हो जाए किसी की, अपना मैं बताऊं, अगर मैं 3 दिन बुखार हो जाए तो फिर समझिए कि मैं 3 दिन उठ नहीं पाती हूँ, क्योंकि खाना पीना छूट जाता है आदमी का। तो उसी तरह से आप किसी भी जिसको बहुत दिनों तक बुखार है, भोजन नहीं कर पा रहा, खाना अच्छा नहीं लगता, कुछ पीने का कुछ मन नहीं करता, तो क्या होता है, तब उसको बहुत अधिक ऊर्जा वाली चीज़ें देनी चाहिए ताकि उसमें एनर्जी जल्दी जल्दी आ जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंसुलिन का श्रावण होता है यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, जठर द्वारा, जीवा द्वारा। आप सबको पता है अग्नाशय द्वारा क्या होता है, इंसुलिन का श्रावण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय किस बात का ध्यान देना चाहिए, आहार की प्रकृति, रोगी के भोजन संबंधी आते, रोगी के कारण और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा, क्यों, क्योंकि भाई उसकी प्रकृति कैसी है, उसको तबीयत कैसी है उसकी, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। रोगी का भोजन संबंधित जो आदतें हैं भाई, वो क्या खाना पसंद करता है, क्या खा, उसको चुकंदर नहीं पसंद है, आप क्या कि एक प्लेट चुकंदर का सलाद ले जाकर उसके सामने रख दी, वो नहीं खाएगा। आपको चुकंदर खिलाना ही तो आप उसको पीस लीजिए और उसको आटे में आप मिला लीजिए अच्छे से, उसका पराठा बना दीजिए, वो खा लेंगे आराम से, ठीक है। तो आपको उसकी प्रकृति जाननी पड़ेगी और रोग का कारण जानना पड़ेगा। अब अल्सर हुआ है और आप गए जो है बढ़िया से उनको रोटी चोकर वाली देकर चले आए, उसके बाद में उसको पनीर की मसालेदार सब्जी देकर चले आए, तो वो समस्याग्रस्त करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह का एक लक्षण है, क्या है? अतिसार, बुखार, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना, प्यास ना लगना। तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना मधुमेह का वो है। अतिसार डायरिया हो गया, बुखार आपको बुखार हो ही जाता है, प्यास लगना। जब प्यास ना लगना जो है, प्यास ना लगना मधुमेह का कोई नहीं। मधुमेह में प्यास, बाथरूम ये बहुत लगता है, पसीना बहुत आता है और सारी जो है शरीर की ऊर्जा नष्ट होने लगती है। ठीक है, तो मधुमेह में समस्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिकित्सीय आहार है तरल आहार, मुलायम आहार, सादा आहार, इनमें से सभी। तो चिकित्सीय आहार है आपका तरल आहार, आपका चिकित्सीय आहार में ही आता है। ठीक है, मुलायम आहार भी चिकित्सीय आहार में आता है, सादा आहार भी चिकित्सीय आहार में आता है, इनमें से सभी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया गया है कि जो है सिर्फ सी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको दांत की समस्या हो जाती है मुलायम आहार खाता है, जिसको तरल आहार, जिसको लीवर में हजम करने की समस्या होती है वो तरल आहार लेता है, और जो सादा आहार होता है इसमें तेल, नमक, मिर्च, मसाले बहुत कम होता है वो भी। तो यहाँ पर इनमें से सभी होना चाहिए, अपना अपना ऑप्शन आप लोग सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन को शरीर में नियंत्रित करना, कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना, वसा का नियंत्रण करना, उपयुक्त सभी। तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है कि जो आपने खाया है शुगर, वो रक्त में ना जाकर शरीर में आपके लगे और आपको ऊर्जा मिले, आपकी सेहत दुरुस्त हो। ये आपका काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है कि आपकी ऊर्जा को, कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रण करना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को आपको क्या करना? नियंत्रण करना, क्योंकि ये जो आपका ग्लूकोज आता है उसको ग्लूकोजन में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोजन में परिवर्तित करते ही एनर्जी शरीर में आ जाती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना इंसुलिन का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। स्वादिष्ट भोजन देना, संतुलित भोजन देना, पोषण की कमी दूर करना, सामान्य पोषण को संतुलित करना। ठीक है, क्या है कि रोग के आहार में भोजन देना, रोग के आहार में व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो आपका रोग के आहार में, अब आप इसको समझिए कि जब आहार के जो है रोग का, जब रोगी को आहार दिया जाता है, रोगी को जो है जो आहार बनता है वो क्या होता है? आपका सादा भोजन उसको देने का काम होता है। उसको ऐसा भोजन, अगर उसको जो है जिस बीमारी के हिसाब से उस भाई उसको एनर्जी कम है तो एनर्जी वाला दिया जाएगा, उसको प्रोटीन कम है प्रोटीन वाला दिया जाएगा, पानी कम है तो पानी वाला दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे आहार दिए जाएंगे ना। तो क्या होता है, रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है क्या? स्वादिष्ट भोजन देना। ठीक है, संतुलित भोजन देना है, पोषण की कमी दूर करना, सामान्य पोषण संतुलन करना, लेकिन स्वादिष्ट भोजन देना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है? टाइफाइड स्पर्श से, मतलब छूने, स्पर्श मतलब छूने से, वायु से यानी कि हवा से, जल या आहार से यानी कि पानी और भोजन से, व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी से, खुद की स्वच्छता की कमी से टाइफाइड कैसे फैलता है? तो टाइफाइड होता है वो आंत का ज्वर होता है। ये आप कभी संक्रमित पानी पी लो या संक्रमित भोजन कर लो जिसमें मक्खियाँ बैठी हो, जिसमें मक्खियों का लार्वा हो, उसी सबसे टाइफाइड होता है। ठीक है, तो जल और आहार की दूषित प्रवृत्ति से होता है। इसे टाइफाइड की जो है संक्रमण का वो जो जीवाणु उसका नाम होता है बैसिलस टाइफोसस होता है। ठीक है, वो आपके दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलता है। ज्वर के दौरान क्या देना चाहिए? तले हुए खस्ता खाद्य पदार्थ, मसालेदार खाद्य पदार्थ, वह खाद्य पदार्थ जो सहजता से उपलब्ध हो, सरलता से पचने वाले खाद्य पदार्थ। तो सरलता से पचने वाले खाद्य पदार्थ बुखार में देने चाहिए। डायबिटीज मेलिटस हो जाता है कब? इंसुलिन के अधिक श्रावण के कारण, इंसुलिन के कम श्रावण के कारण, लीवर का सही कार्य ना करने के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इंसुलिन का जो है क्या है कि डायबिटीज़ मेटिलस हो जाता है। डायबिटीज़ मेटिलस कब हो जाता है? तो डायबिटीज़ मेटिलस जब हो जाता है तब कब हो जाता है कि जब शरीर में आपको शुगर की मात्रा, मतलब आपको मधुमेह रोग हो जाता है, इंसुलिन का श्रावण कम हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट आपका जो है बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन आपका जो है शरीर में रहता नहीं है, मतलब जो रहता है वो उसमें ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, आपकी शर्करा सब ब्लड में मिल जाती है, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब जाने के साथ साथ सारे आपकी चीनी बाहर निकल जाती है, इसको चीनी या पेशाब
आप भी बोलते हैं, ठीक है, बाहर निकल जाती है। अब बाहर निकल जाती है तो क्या हो जाता है, फिर आपको हो जाता है इंसुलिन के कम स्रावण के कारण हो जाता है डायबिटिक मेलिटस हो जाता है, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः शरीर का तापक्रम कितना होता है, 98.4, 98.3, 100 क्या कहते हैं 3, 100 डिग्री सेल्सियस, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो शारीरिक तापमान है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 98.4, 98.3 और 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपका शारीरिक जो तापमान होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट अगर आपका तापमान होता है तो आपको क्या होता है, बुखार नॉर्मल टेम्परेचर होता है। किसी किसी का 99 भी चला जाता है, ठीक है, किसी किसी का 99 भी चला जाता है, तो 99 तक नॉर्मल माना जाता है। अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मानेंगे तो इनमें से कोई नहीं, आप ऑप्शन की तरह से लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर मानना चाहे आपका आयोग तो 98.4 भी मान सकता है, क्योंकि सबसे करीबी ये है, ठीक है, 98.4 मान सकता है। लेकिन अभी इनमें से कोई नहीं है तो आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन आप नोट कर लीजिए कि शरीर का तापमान 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है कम, अधिक, अत्यधिक, सामान्य। तो हेपेटिक कोमा में आपकी प्रोटीन की मात्रा, हेपेटिक कोमा में आपकी प्रोटीन की मात्रा दी जाती है कैसी। हेपेटिक कोमा में आपको प्रोटीन की मात्रा बहुत कम भी नहीं देनी है, बहुत अधिक भी नहीं देनी, अत्यधिक भी नहीं देनी है। हेपेटिक कोमा में आपको प्रोटीन की मात्रा सामान्य लेनी है, बहुत अधिक नहीं लेनी, ठीक है, कितनी लेनी, सामान्य लेनी है। अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था हम लोग का, तो हम लोगों ने लगाया था कि अधिक प्रोटीन अधिक कैलोरी युक्त आहार देना है हेपेटिक कोमा में। तो अधिक वाला जो है वो लगेगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन ही वैसा था कि अधिक प्रोटीन, कम प्रोटीन, अधिक कार्बोज, कम कार्बोज। तो अधिक प्रोटीन अधिक कैलोरी हम लोगों ने लगाया था। लेकिन हेपेटिक कोमा में सामान्य चीज़ें देनी है, सामान्य कैलोरी भी देनी है, सामान्य प्रोटीन, अत्यधिक बहुत कुछ भी नहीं देना है। हो सके तो सामान्य से थोड़ा कम ही रहे तो ठीक है, ठीक है। तो हेपेटिक कोमा में सामान्य चीज़ें, सामान्य प्रोटीन आपको देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया इनमें रोग के लक्षण हैं, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़, हृदय घात, कैंसर। तो आप सबको पता है डायबिटीज़ के सब लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 में दिए गए सूची 2 में के बीमारियों को आपको देखना है, डायबिटीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और सिरोसिस यानी जिगर यानी लीवर का रोग, ठीक है। सीने में जलन, मूत्र में प्रोटीन, रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल, मूत्र में ग्लूकोज, जलोदर, आपको ये मिलाना है। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि ये इसका जो है क्या होगा। डायबिटिक यानी कि मधुमेह, मधुमेह कहाँ चला जाएगा, आइए देखें। डायबिटिक मधुमेह चला जाएगा किसमें, मूत्र में ग्लूकोज, मूत्र में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब कि मूत्र के माध्यम से ग्लूकोज बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा, मूत्र में, ठीक है, तो मूत्र में ग्लूकोज आपके यहाँ आ जाएगा, यानी कि चौथा। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या पहुँच जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस रक्त में कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा हो जाता है तब, ठीक है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहाँ चला जाएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम चला जाएगा जब मूत्र में आपकी प्रोटीन आने लगेगा तब, ठीक है, मूत्र में प्रोटीन आने लगेगा तब। उसके बाद में आपका चला जाएगा क्या, सिरोसिस यानी जिगर का रोग। अब जिगर के रोग में क्या चला जाता है, जिगर के रोग में आपके जो है जलोदर, मतलब कि एसिड होने जाता है, एसिटिक हो जाता है, ठीक है। आपके जब जिगर में समस्या आती है तो क्या होता है, जब समस्या आती है तो गैस बनने लगता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा है, तीसरा है, दूसरा है और पांचवा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मधुमेह का रोग विषयक लक्षण है, ऑग्लूरिया यानी मूत्रता रोग विषयक लक्षण है, प्रोटीन यूरिया प्रोटीन युक्त मूत्र, हिमेट यूरिया यानी रक्त युक्त मूत्र, पॉलीयूरिया यानी कि बहुमूत्रता, ठीक है। आपका क्या है मधुमेह में, अब इसका आपको ऑप्शन भी हम लोग को देखना है, ठीक है। ऑप्शन हम लोग का क्या चला जाएगा
तो आपका क्या पॉली बहुमूत्रता है और रक्त युक्त मूत्रता है। तो आपको मैं बता दूं कि रक्त युक्त भी मूत्रता होती है आपके मधुमेह में और पॉलीयूरिया भी होती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको डी सही लगाया है, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगी अगर तो रक्त यूरिया और आपको बहुमूत्रता दोनों यहाँ पर होना चाहिए सही। ठीक है, दोनों सही होना चाहिए। जब एकदम से ये पॉलीयूरिया से भी बढ़ के एकदम मधुमेह एकदम बहुत ही गंदे स्टेज पे पहुँच जाता है तब रक्त यूरिया आ जाती है। जब किडनी बिल्कुल फेलियर हो जाती है तब ये समस्या आ जाती है। ठीक है, तो आपका सी और डी आपका दोनों इसमें करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 को 2 में मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। आइए क्या क्या है देखते हैं। बीमारी है, लक्षण है, CHF है, LDL की अधिकता, फिर डिसलिपिडीमिया है, फिर डायबिटीज़ है, फिर विटामिन डी की कमी है। ठीक है, तो चलिए मिला लेते हैं। CHF, ठीक है, CHF का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं तो CHF का फुल फॉर्म नोट कीजिए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्या है CHF का फुल फॉर्म, क्या है इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मैं नोट कर दूं, कंजेस्टिव, राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मैं उंगली से लिखती हूँ इसलिए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, फेलियर। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो किस पे जाएगा, तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि जब हार्ट नहीं काम करता अच्छे से तो सूजन हो जाती है शरीर में, हाथ पाँव में सूजन चली आती है। ठीक है, उसके बाद में डिसलिपिडीमिया, क्या है डिसलिपिडीमिया है LDL की अधिकता। LDL जब शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो ये हो जाता है। डायबिटीज़ क्या है, अत्यधिक प्यास लगता है डायबिटीज़ में। ठीक है, विटामिन डी की कमी क्या होती है, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, जो है आपका जो वसा होता है वो अवशोषित नहीं ढंग से होता है, तो आपका क्या हो जाता है, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है। तो इसके बाद में आपका जाता है विटामिन डी वसा कोष। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये जो पैरास्थीसिमिया लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि जब आपके जो है त्वचा में जलन होती है, जैसा लगता है कोई सुई जैसा कुछ चुभ रहा है, कुछ चुभन मतलब होती है, झुनझुनाहट होती है, तो उसको बोलते हैं पैरास्थीसिमिया। चलो ठीक है, फिर हम लोग मिला लेते हैं क्या है। सबसे पहले तीसरा है, तीसरे के बाद में आपका पहला है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनियंत्रित मधुमेह की स्थिति में होने वाले मेटाबॉलिक परिवर्तनों को सही क्रम में लगाना है। हम लोगों ने 2 बार एक क्वेश्चन कर लिया है, तीसरी बार फिर हम लोग कर रहे हैं। निर्जलीकरण, मूत्र में शर्करा यानी कि ग्लाइकोसूरिया यानी कि परिधीय रक्त वाही तंत्र का फेल होना, जल और इलेक्ट्रोलाइटिक्स की हानि, एन्यूरिया, वृक यानी कि किडनी में रक्त प्रवाह की कमी और समूर्छा और मृत्यु। ठीक है, तो इसको हम लोग मिलाएंगे। आइए देखते हैं, मिला लेते हैं। सबसे पहले क्या जाता है कि सबसे पहले आपके जो मूत्र में शर्करा जाने लगती है, आप सबको मैंने बताया है। सबसे पहले मूत्र में शर्करा जाएगी, ग्लाइकोसूरिया चला जाएगा। उसके बाद में जल में इलेक्ट्रोलाइटिक्स की हानि होगी। ठीक है, उसके बाद में आपका चला जाएगा चौथा। उसके बाद में आपका निर्जलीकरण हो जाएगा यानी कि आपका चला जाएगा पहला। ठीक है, उसके बाद में परिधीय रक्तवाही तंत्र का फेल होना हो जाएगा यानी कि आपका चला जाएगा तीसरा। ठीक है, उसके बाद में विक्रम में रक्त की कमी होने लगी, प्रवाह में कमी होने लगेगी यानी कि चला जाएगा आपका छठवां। उसके बाद में एन्यूरिया हो जाएगा यानी कि हो जाएगा आपका पांचवा। उसके बाद में समूर्छा और मृत्यु हो जाएगी यानी कि हो जाएगा आपका सातवां। आपका क्या ऑप्शन सही होगा, ये देख लेते हैं। ऑप्शन सही होगा दूसरा है, चौथा है, पहला है, तीसरा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज मेटिलस मधुमेह रोग के लक्षण निम्नलिखित हैं। क्या क्या है, बहुमूत्रता है, ठीक है, रक्त में अल्प शर्करा है, या शर्करा मेह है, या आपका अत्यधिक भूख लगना है, या एडिसा है, ठीक है, या आपका क्या है स्वाद तीखड़ा है,
तीक्ष्णता है, ठीक है, मतलब स्वाद कम हो जाना है। तो बहुमूत्रता होती है, ठीक है, और शर्करा में भी हो जाता है, मतलब कि शर्करा में जो होता है वो कमी हो जाती है शर्करा की, ठीक है, अत्यधिक भूख लगती है, ठीक है। इसके बाद में ये सारी चीज़ें होती है आपकी, तो क्या हो जाएगा ए सी और डी, ए सी डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलान करना है। डिसगूसिया, डिसफिक्सिया, डिस्फेजिया, ये सारी चीज़ें जो बच्चों में होती हैं वही चीज़ें हैं ये, ठीक है। फिर जीरोस्टोमा या डायूरिसिया, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पता लगाते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस जो है ग्यूसिया हो जाता है कि स्वाद में परिवर्तन होने लगता है। डिसग्यूसिया में क्या हो जाता है, स्वाद में आपके बदलाव आ जाता है, परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। डिस्फिक्सिया क्या हो जाता है, डिस्फिक्सिया हो जाता है ऑक्सीजन में थोड़ी कमी होने लगती है, कमी होने लगता है, ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन में। इसके बाद डिस्फेजिया क्या होता है, डिस्फेजिया होता है निगलने में आपको समस्या, मतलब आपको नहीं किसी को भी निगलने में आपके समस्या होने लगती है डिस्फेजिया से। जीरोस्टोमा से क्या होता है, जीरोस्टोमा से होता है मुंह का सूखना, मुंह क्या होता है सूखने लगता है, किससे, जीरोस्टोमा से। इसके बाद में आपका हो जाएगा डाई यूरेसिया, यानी कि पेशाब का ज़्यादा आना, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा कैसा, चौथा, पांचवा, सातवां, चौथा, पांचवा, इसके बाद में पहला, फिर सातवां, फिर तीसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग सी सही लगा लीजिएगा, इसमें लिखा गलत है उसको आप सही कर लीजिएगा। भाई बुक जिसके पास हो वो सही करते हुए चलेगा, नहीं तो फिर बाद में उसको आप लोग खोजते फिरोगे तो ठीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है हम देखते हैं। इसीलिए मैं करा ही रही हूँ आपको कि जो है आपको जो गलती हो रही है, आप लोग परेशान होते हैं, यूथ सबके पास है, यूथ प्रैक्टिस सेट का एक बढ़िया साधन, उत्तम साधन भी है। तो जो आप लोग का गलत होता है इसीलिए मैं पूरा जो क्वेश्चन 2 बार 4 बार आया है ना उसको भी मैं कराती हूँ, ताकि आपको समस्या ना हो कोई। आप पूरी यूथ कर लेंगे मेरे साथ, 50 क्वेश्चन ज़्यादा तो आप अपने घर पे भी नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि NFSH, NFSH का मैं पहले फुल फॉर्म बताऊंगी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के प्रतिशत बच्चों में रक्त अल्पता देखी गई 53.1, 58.4, 35.7 और 10.0। तो NFHS 4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में करीब 58%, 58.4% करीब करीब, मोटा मोटा हम लोगों ने अगर मानना है तो 58% हम लोग मानते हैं, 58% बच्चों में देखा गया है कि रक्त अल्पता रहती है। उनको क्या करना है, उनको फॉलिक एसिड के लिए खिलाना है। अब उनको दवा से अच्छा ये है कि उनको साग वाग बने उसका जूस दीजिए आप, जो उनको चुकंदर उकंदर का 2-4 चम्मच जूस पिलाइए। ये सारी चीज़, अनार का थोड़ा सा, अनार के दाने बच्चे खाते हैं बहुत खुशी से, अनार के दाने उनको नमक मिला के, हल्का सा काला नमक मिला के दीजिए। आप ये सब कीजिए, बच्चे का रक्त अल्पता का कमी हो जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा जिससे कम होने पर अनीमिया माना जाता है। 12 ग्राम DL रक्त, 11 ग्राम DL रक्त, 11.5 ग्राम DL रक्त, या जो है 10 ग्राम DL रक्त कितने में होगा। तो जब भी 11 ग्राम से कम हो जाता है, 11 ग्राम हम लोग बोलते हैं ना HB, 11 ग्राम HB अगर डाउन हो जाता है उसके हम लोग महिलाओं में जो है रक्त अल्पता मानते हैं गर्भवती के। रक्त अल्पता तो वैसे 10 ग्राम के नीचे महिलाओं में माना जाता है, लेकिन फिर भी 11 ग्राम गर्भवती को होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कमी के कारण पोषण परक रक्त अल्पता होती है। लोह के, फॉलिक एसिड के, प्रोटीन के, इनमें से सभी। तो जब पोषण परक की बात हो रही, सिर्फ रक्त अल्पता नहीं, तो पोषण तो प्रोटीन से भी मिलता है, लोहे से भी मिलता है, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 भी। तो इनमें से सभी एक ऐसी चीज़ है कि जब भी आप इन सब को आपके शरीर के अंदर कमी आती है तो पोषण युक्त रक्त अल्पता होती है। मतलब आदमी के अंदर प्रोटीन भी नहीं है, वो बेचारा दुबला पतला होकर घूम रहा है, खून भी नहीं है, बेचारा वो बेहोश होकर गिर रहा है, और जो है विटामिन B12 भी कम है, बाल बाल सब झड़ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो, पोषण परक रक्त अल्पता हो गई उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी खतर A और R।
ए है कि रक्त क्षीणता यानी कि ब्लड में कमी के इलाज रोकथाम के लिए लोहा और विटामिन सी दोनों आवश्यक है। ये बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही है। विटामिन सी आंत से लोहे का अवशोषण करने में मदद करता है। दोनों बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही। जब भी आपको आयरन की कमी होती है ना, तो उसके साथ आपको विटामिन सी लेना चाहिए। अगर आप विटामिन सी नहीं लेते तो आयरन जिस तरह से उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय एनीमिया कार्यक्रम में अंगभूत है। क्या आयरन संपन्न खाद्यान्न का नियमित सेवन बढ़ाना है, या आपका क्या है कि गर्भवती महिला को 60 mg आयरन तथा 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड 100 दिन तक देना है। रक्त अल्पता से ग्रसित महिला ढूंढना तथा उपचार करना है। ठीक है, 1 से 6 वर्ष के बालकों को 300 कैलोरी से युक्त पूरक खाद्यान्न देना है। और उसके बाद में क्या है कि कैलोरी किशोरियों का पोषण तथा आरोग्य स्तर बढ़ाना है। निम्नलिखित राष्ट्रीय एनीमिया कार्यक्रम के अंगभूत हैं। तो आपको पता है कि 1 से 6 वर्ष के बालकों को 300 कैलोरी पूरक भोजन कराना है। मैंने कल पढ़ाया था आईसीडीएस के अंतर्गत ये आया था कि 1 से 6 वर्ष के बालक को 300 कैलोरीज युक्त भोजन देना है। बढ़ाया था मैंने ना कि 15 आपको जो है ग्राम डीएल के उसमें आयरन देना पड़ेगा, जिसमें 100 दिन आपको एक साल में आपके 1 साल पूरा जितना 365 है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आयरन बच्चे को देना है। ठीक है, उसके बाद में 100 दिन और उसके बाद में आपको 300 कैलोरीज भी उसको देनी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, आपका आयरन है। ठीक है, गर्भवती महिला वाला है, गंभीर रक्त अल्पता है। तो ये 1 2 3 सही है। 1 2 3 कहाँ है, 1 2 3 कहाँ है, 1 2 3 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित इफेक्टिव हेपेटाइटिस जॉन्डिस है, ज्वर, मितली, दस्त, गाढ़े रंग का मूत्र। तो आपको पता है कि जब हेपेटाइटिस बहुत अधिक हो जाता है तो उसमें आपके क्या आ जाता है, उसमें आपको ज्वर भी आता है, मतलब बुखार भी होता है, उल्टी जैसा फील भी होता है, और आपको क्या लगता है, आपको दस्त नहीं होता, आपको जो मूत्र है वो पीले रंग का मूत्र होता है। क्या पीले रंग का मूत्र होता है, यानी बुखार भी होता है, उल्टी भी आनी जैसी होती है, और क्योंकि लीवर काम नहीं करता तो उल्टी आने जैसी महसूस होती है। गाढ़े रंग का मूत्र होता है, यानी कि क्या हो जाता है आपका 1 2 5 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होता है, या हृदय से, फेफड़े से, यकृत से, मस्तिष्क से। तो यकृत से पीलिया रोग आपके संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया, यकृत से संबंधित है, बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीवर सिरोसिस के रोगी में लक्षणों की प्रगति को सही क्रम में लगाना है। पीलिया है, लौह तत्व की कमी से होने वाला एनीमिया है, पाचन संस्थान में रक्तस्राव है, ईसीफेजियल वेरिसिस है, जी मिचराना, उल्टी और भूख ना लगना, एडिमा और एसाइटिस। लीवर सिरोसिस की बात हो रही है, तो लीवर सिरोसिस में क्या है, आइए देख लेते हैं एक बार। लीवर सिरोसिस में सबसे पहले क्या हो जाएगा कि आपको जी मिचलाएगा, उल्टी और भूख नहीं, उल्टी होगा और भूख नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आज आपका हो जाएगा ई। उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में पीलिया के लक्षण आपको दिखने लगेंगे। उसके बाद में एडिमा, यानी कि शरीर में जो है जब थोड़ा सा फूलने लगेगा, थोड़ा सा एसिडिटी बनने लगेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका पाचन संस्थान में रक्तस्राव, मतलब पाचन संस्थान आपका गड़बड़ाने लगेगा। ठीक है, और उसके बाद में एसीफेजियल वेरिसिस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, लौह तत्व की कमी से होने वाला एनीमिया हो जाएगा, पर्नीसियस एनीमिया। इतना सब कुछ हो जाएगा तो पर्नीसियस एनीमिया ही होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए, EAF कहाँ है, EAF यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने कौन सा करा दिया, मैंने 19 कराया ना, हाँ 19 कराया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मूत्र में प्रोटीन आना निम्न में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है। मूत्र में प्रोटीन आना, टाइफाइड का, विक्रिय रोग का, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस का, या अल्सर का। जरा बताइए, मूत्र में प्रोटीन आना किसका लक्षण है। तो मूत्र में प्रोटीन आना आपके किडनी का लक्षण है, क्योंकि जब डायबिटीज़ होता है तो किडनी ही अफेक्ट होती है। ठीक है, तभी मूत्र में क्या आता है, प्रोटीन आता है। ठीक है, तभी मूत्र में क्या आता है,
ठीक है। तो किडनी के शुरुआती लक्षण, जब किडनी खराब होना शुरू हो जाती है तभी क्या हो जाता है, मूत्र में धीरे धीरे प्रोटीन आने लगता है। उसके बाद जब समस्या ज़्यादा होती है तो ज़्यादा आने लगता है। ठीक है। तो ये आज के 50 क्वेश्चन पूरे हुए। हम लोगों ने कितने नंबर क्वेश्चन से किए थे, हम लोगों ने 70, 80, 90, 100 और 120, 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। कल फिर हम लोगों ने इतना ही करना है या कम ज़्यादा जो भी हो सकता है उसका कोई बात नहीं। जो करेंगे वो अच्छे से करेंगे, सही करके करेंगे, गलत नहीं करेंगे। ठीक है। तो पूरी वीडियो देखा कीजिए, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपको समस्या नहीं होगी कोई। आपको यूथ कराने का मकसद ही यही है कि जो आप लोग समस्याग्रस्त हैं कि जो है ये गलत है, इसमें गलत बहुत है, उसको सही करा के आपके पास पहुँचाना। उसके साथ साथ ये भी मकसद है कि आप यूथ जो करते हैं तो उससे क्या है, आप अपना उस टाइम को बचा सकते हैं, उस टाइम को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आप 1 घंटे यहाँ पर टाइम दे दीजिए और अपना वो टाइम आप और जगह पढ़ने में लगाइए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा, सर्दियों से बचाव कीजिएगा। ठीक है। ओके।